हम खबर अपने नाजरीन को दे रहे हैं। बाबर आजम ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। बाबर आजम के कोर्ट के अंदर गेंद थी, क्योंकि बोर्ड की जानिब से ऑफर की गई थी कि दौरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाबर आजम की कप्तानी को बरकरार रखा जाए और वो कप्तानी बरकरार रख सकते हैं। लेकिन बाबर आजम ने आज की मुलाकात के बाद, जो कि पीसीबी हेडक्वार्टर गुलबर्ग लाहौर में हुई है, वहां पर उन्होंने इनकार कर दिया है और बाबर आजम ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी रही टीम की, जिसकी वजह से टीम 5वीं पोजीशन पर आई और बाबर आजम ने कप्तानी से अब इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। काफी मीडिया प्रेशर भी था उनकी कप्तानी को लेकर, काफी सवालात भी खड़े हुए, तनकीद का भी सामना करना पड़ा और बोर्ड ने भी तमाम रिपोर्ट्स का जायजा लिया। उसके बाद कप्तानी की ऑफर भी की कि वो दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए जो टेस्ट मैचेस होने हैं 3, उसमें कप्तानी कर सकते हैं। उनको कप्तानी की ऑफर कप्तान बरकरार रखने के हवाले से भी तजवीज़ दी गई और उनको ऑफर भी की, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया है और बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। बाबर आजम, जो कि किंग बाबर के नाम से भी मशहूर हैं, अपनी कवर ड्राइव्स, एक वर्सटाइल स्टाइल के हवाले से भी, वर्सटाइल क्रिकेटर के हवाले से भी और बैटर के हवाले से भी मशहूर हैं, उन्होंने अब अपनी कप्तानी से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी से इनकार कर दिया है और बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट के लिए क्रिकेट खेलता रहूंगा, लेकिन तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया गया है बाबर आजम की जानिब से। आपको अहम खबर से आगाह करे हैं। बाबर आजम की जानिब से ये ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बतौर खिलाड़ी मैं खेलता रहूंगा, लेकिन अब मैं कप्तानी नहीं कर सकता। और इससे पहले भी डिटेल जो है वो ज़का अशरफ से उनकी मीटिंग भी हुई और कहा यह जा रहा था कि उनको ऑफ़र दी गई थी कि जो दौरा ऑस्ट्रेलिया है वो चूँकि अहम है और उनको कप्तान जो है वो बरकरार रखा जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे। आकिब कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया है। आकिब, बाबर आजम की जानिब से ये ट्वीट सामने आया है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अब कैप्टन नहीं बनेंगे। जी बिल्कुल, ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। बाबर आजम ने अब से कुछ देर पहले जो है तकरीबन आधा घंटा पहले ज़का अशरफ से मुलाकात की थी, जिसके बाद वो यहाँ से रवाना हुए थे और अब उन्होंने एक लेटेस्ट ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से इस्तीफा देते हैं। यानी कि अब जो पीसीबी की तरफ से ऑफर थी उनको टेस्ट क्रिकेट में कि आप ऑस्ट्रेलिया के टूर में टेस्ट कप्तान रहें, उसको जो है बाबर आजम की तरफ से रद्द कर दिया गया। वो ऑफर ठुकरा दी गई है और बाबर आजम अब तीनों फॉर्मेट के कप्तान नहीं रहे। 2019 में जो है बाबर आजम को सरफराज अहमद की कप्तानी के बाद कप्तान बनाया गया था। 4 सालों में जो है बाबर आजम कोई इतना बड़ा इसका इवेंट नहीं जीत सके और पिछले काफी दिनों से बाबर आजम की कप्तानी पर तनकीद की जा रही थी। अब जो है बाबर आजम की तरफ से ऑफिशियल जो है ट्वीट कर दिया गया है जिसमें उन्होंने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से जो है वो इस्तीफा दे दिया है। अब तीनों फॉर्मेट के कप्तान जो है वो एक नए कप्तान बनाए जाएंगे, जिनमें रेड बॉल क्रिकेट के लिए शान मसूद का नाम फेवरेट करार दिया जा रहा है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में शाहीन शाह अफरीदी जो कि फास्ट बॉलर हैं, उनको कप्तान बनाए जाने का इम्कान है। तो हम बाबर आजम जब यहाँ पर आए थे कुछ देर पहले, ज़का अशरफ ने उनसे 1-to-1 मुलाकात की थी और ये ज़का अशरफ की ख्वाहिश पर हुई थी, क्योंकि पहले बाबर आजम जो है उनकी मुलाकात शेड्यूल थी कोचिंग स्टाफ के साथ, जो जिसमें मिकी आर्थर, ग्रैंट ब्रैडमैन और एंडी प्यूटिक शामिल थे। लेकिन ज़का अशरफ ने उनको अकेले में पीसीबी हेडक्वार्टर में बुलाया और वहां पर जाके 1-to-1 मुलाकात की और उसमें ऑफर की कि आपको जो है टेस्ट क्रिकेट में हम कप्तान बरकरार रखना चाहते हैं, तो आप हमें सोच कर बता दें। जिस पर बाबर आजम ने ज़राए के मुताबिक मारे ये कहा था कि मुझे तीनों फॉर्मेट से हटा दिया जाए, मैं बतौर खिलाड़ी खेल सकता हूँ। आप जो है ठीक है आकिब, आप हमारे साथ ही रहेगा। सलमान बट हमारे साथ, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक टेस्ट कप्तान हमारे साथ मौजूद है। सलमान बट साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, क्या कहेंगे? अब कोर्ट बॉल जो थी वो बाबर आजम के कोर्ट में थी और उनको ऑफर भी दी गई कि आप तीनों फॉर्मेट्स पे कप्तानी बरकरार रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को टकरा दिया और उन्होंने कहा कि मैं तीनों फॉर्मेट से इस्तीफा देता हूं और पाकिस्तान के लिए एज अ प्लेयर खेलता रहूंगा। आई थिंक ये उनका पर्सनल फैसला है और उसको कह लीजिए कि उनकी अपनी बैटिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान के नंबर 1 प्लेयर हैं, तो इस तरह की कशमकश से वो बाहर ही हो तो बेहतर है और अच्छी बैटिंग करने के लिए उन्हें ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, वो भी कर सकते हैं। और आई थिंक फेयर इनफ, और अगर वो नहीं होते तो ज़्यादा टेंशन कॉज होनी थी।
अब वो तीनों से चले गए हैं, तीनों में बैटिंग करेंगे, ये उनके लिए बेटर है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि दौरा ऑस्ट्रेलिया के बारे में बातें ज़ेर गर्दिश थी, और जिस तरह से टीम हमें पहले फॉर्मेट्स के अंदर जेलिन होती हुई नज़र आई, तो अब कप्तानी जो है वो ख़त्म हो गई है बाबर आजम की, तो टीम इससे सफ़र कर सकती है, आपको क्या लगता है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया टूर कोई पैमाना नहीं है किसी की कप्तानी को उस पर हतमी फैसला करने का। ऑस्ट्रेलिया में आप कभी भी नहीं जीते, ये भी नहीं जीते थे, इनसे पहले भी कोई नहीं जीता था। ठीक है जी, वहां पर एक मुश्किल टारगेट होता है। जब नई टीम बनती है तो फिर उसको, जब नया कैप्टन आता है, कोर टीम तैयार करने में थोड़ा वक्त लगता है उसको। तो आपने किसी को कप्तान सीरीज टू सीरीज नहीं बनता। अगर आप किसी को बनाएंगे तो 2 से 3 साल का टेन्योर देखेंगे, जैसे बाबर को 4 साल का दे के देखा। बट साहब, 4 साल का टेन्योर बाबर आजम का कैसा रहा, आप कैसे देखते हैं उनको? देखिए, अच्छा रहा। बाबर की परफॉर्मेंसेस बड़ी शानदार रही। पाकिस्तान टीम बीच में नंबर 1 पर भी गई, स्पेशली अगर हम T20 की बात करें, और बड़ी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस बाबर ने खुद भी दी और तमाम टीममेट्स भी उनके साथ। एक कह लीजिए कि वर्ल्ड कप में फाइनल भी आप ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे, लेकिन एक वर्ल्ड कप में आप यहाँ पे अच्छा नहीं खेले, एक दुबई में T20 के वर्ल्ड कप में आगे ना जा सके, एशिया कप दोनों आप जो है वो उसकी फाइनल की दौड़ से बाहर हो गए, श्रीलंका से भी आप वहां पर हार गए। तो मिक्स बैग रहा है। इसको आप कोई बहुत कामयाब टेन्योर नहीं कह सकते। कुछ बहुत अच्छी चीजें हुई और कुछ चीजों पे खासी गैर, जो कह लीजिए कि तवक्को से काफी नीचे भी परफॉर्मेंसेज आपकी रही हैं। तो एक मिक्स्ड बैग रहा है। आप इंडिया से जीते पहली बार वर्ल्ड कप के अंदर, ये सेरा बाबर आजम की कप्तानी को अल्लाह ताला ने इज्जत दी, लेकिन उसके अलावा आपके अप एंड डाउन रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत स्मूथ राइड थी। ठीक है सलमान भट्ट साहब, शान मसूद का अब नाम सामने आ रहा है, तो आपको लगता है कि ये जिम्मेदारी शान मसूद के कंधे पर अगर डाली गई तो वो इसके लिए एक अच्छी ऑप्शन है? देखिए, अच्छी ऑप्शन है। कप्तानी करते भी हैं, रहे हैं मुल्तान सुल्तान की, इंग्लैंड में काउंटी की कप्तानी करते हैं, डोमेस्टिक साइड में UBL के कप्तान रहे हैं, अभी कराची की भी कर रहे थे कुछ मैचेस में, और अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं विद द बैट। तो अगर आप किसी नए लड़के को जिम्मेदारी दे रहे हैं, उसको अगर बैक करेंगे और थोड़ा अरसा उसके डिसीजन को, चाहे वो जीते हारे, अगर आपने कोई डिसीजन लेना है तो उससे कुछ अच्छा बैक करेंगे तो ही उससे अच्छे रिजल्ट की तवक्को रखिएगा। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइएगा कि यूनुस खान का इससे पहले जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि हमें लीडरशिप का फुकदान नजर आया, और सब इस जो वर्ल्ड कप का टूर था इसके अंदर सब लीडरशिप की ही बातें करते हुए हमें नजर आए, और सब ने लीडरशिप के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर तनकीद की, और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी वो इस तरह की थी कि बगैर प्लानिंग के पाकिस्तानी टीम जो है वो 5वीं पोजीशन पर आ गई थी। तो आपको नहीं लगता कि सरफराज विल बी द गुड ऑप्शन फॉर द कैप्टेंसी, अगर उन्हें विकेट कीपर के अलावा एज ए बैटर खिलाया जाए? देखिए, एज अ विकेट कीपर ही खेल रहे हैं वो टेस्ट क्रिकेट में। अभी रिजवान टेस्ट में कीपिंग नहीं करते, सरफराज वहां पे कीपिंग करते नजर आते हैं। लेकिन जब आप फ्यूचर की बात करते हैं तो कितना टाइम है किसी प्लेयर के पास, इसको भी जहन में रखना जरूरी है। शान जो है कंपैरेटिवली यंगर है और मोर टाइम ऑन हिज साइड। तो अगर कप्तान आप बनाएं और वो रीबिल्डिंग फेज के आगे वो खेले ही ना, वो अगले वर्ल्ड कप तक जाए ही ना, तो फिर आप मतलब किस फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो मेरा ख्याल है कि ये वो भी बहुत अच्छे कप्तान थे सरफराज, उनकी भी अपने टाइम पे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही। लेकिन आपने जब आगे देखना है तो फिर आप किसी नए बंदे को बिल्ड करेंगे तो वो तैयार होगा, यानी कि अगले वर्ल्ड कप के पास पहुंचे तो फिर दोबारा कप्तान को नामजद करेंगे। अभी उसमें 4 साल है। तो बट साहब, कंपैरेटिवली देखा जाए बाबर आजम की वनडे में कारकर्दगी अच्छी है, पाकिस्तान टीम नंबर 1 भी रही वनडे में, तो वनडे की कप्तानी बरकरार रहती तो ज्यादा अच्छा ना होता? देखिए, वनडे का वर्ल्ड कप ही हारे हैं ना आप, वनडे का एशिया कप ही हारे हैं ना आप, और किसी नंबर में भी नहीं आए। पाकिस्तान कभी इतने मैच नहीं हारा। तो ये वर्ल्ड कप के रिजल्ट के ऊपर हमेशा बहुत सारी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं। तो पाकिस्तान में ये होना कोई नया नहीं है। आप हर वर्ल्ड कप देख लीजिए, 19 के बाद सरफराज कप्तान नहीं रह सके, 15 के बाद मिसबा कप्तान नहीं रह सके, 11 के बाद शायद अफरीदी नहीं रह सके। तो ये वर्ल्ड कप तक ही टेन्योर्स होते हैं। या तो फिर वर्ल्ड कप जीते हों तो अगले वर्ल्ड कप तक आपको फिर देखा जाता है आपकी तरफ, या फिर आप बहुत करीबी को फाइनल में पहुंच के हों, कोई बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी हो। लेकिन जब आपका वर्ल्ड कप डिबैकल हो जाए, तो आज से बहुत पीछे आपकी परफॉर्मेंस रह जाए, तो फिर इस तरह के जो चेंजेस हैं वो होते हैं। अच्छा सलमान भट्ट साहब, बैक टू बैक एशिया कप में भी परफॉर्मेंस बहुत
थोड़ी थी और अच्छा नहीं खेल पाए थे। उसके बाद वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप में भी परफॉर्मेंस जो थी वो ज़ीरो थी। तो एक कैप्टन के ऊपर कितना प्रेशर होता है जब वो इस तरह बैक टू बैक दो जो सबसे बड़े मार्के हैं वो उनको सर नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बाबर आजम ने किसी हद तक प्रेशर में आके इस्तीफा दिया? देखिए, आई डोंट नो के अंदर क्या बातचीत हुई है और किसने किस पे क्या प्रेशर डाला है, लेकिन इस मुलाकात से पहले ही जो कह लीजिए कि बातचीत चल रही थी, जो वाइड रेंज में ओपिनियन था एक्सपर्ट्स का, लोगों का, वो और बहुत सारे करंट प्लेयर्स का भी, वो यही था कि वो इसमें तब्दीली जो है ना उसको सेंस कर रहे थे कि यहाँ पर तब्दीली होगी, क्योंकि उनको उनकी मर्जी की टीम दी गई, उनको उनकी मर्जी की हर चीज दी गई, वो अपनी टीम लेकिन सलमान भट्ट साहब, एक कता कलामी माफ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि अभी सरफराज की कैप्टेंसी के हवाले से बात हुई, जो वाइट बॉल क्रिकेट का कैप्टन होगा उसके लिए 1 साल तक कोई वनडे मैच नहीं है, उसका कैप्टेंसी के अंदर एज ए कैप्टन कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा। तो आपको नहीं लगता कि बजाय इसके कि नए कैप्टन को आजमाया जाए, ऑलरेडी जो आजमाया हुआ कैप्टन है उसको यूज़ किया जाए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी अगले साल। 14 महीने आपका मैच ही कोई नहीं है वनडे का, तो इसको अभी जेर बहस लाने की जरूरत ही नहीं है। आपका रेड बॉल जो है वो शान मसूद की आज जो सुन रहे हैं बात वो है, और वाइट बॉल में शायद शाहीन अफरीदी की तरफ देख रहे हैं, ये दो नाम है सबसे आगे। तो T20 का वर्ल्ड कप है, T20 की बेशुमार सीरीज है, वनडे तो अभी 13-14 माह है ही नहीं, तो उसको अभी जेर बहस ला के क्या फायदा। बट साहब, कोचिंग स्टाफ जो है इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? अब तल्ख कलामी की बातें भी सुनने को आ रही हैं मिकी आर्थर और चेयरमैन पीसीबी कमेटी की। देखिए, कोचिंग स्टाफ में तो बहुत जरूरी है चेंजेस करना। इट इज नॉट ऑन के एक कोच जो है वो काउंटी को आपके ऊपर प्रायोरिटी दे, वो आपका ऑनलाइन डायरेक्टर बन जाए। ये कोई ड्यूरिंग कोविड स्कूल की क्लास नहीं है जो ऑनलाइन हो जाए। इट्स अ हाईली इंटेंस जॉब जिसमें पूरे नेशन का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ और एक ग्राउंड पे प्रैक्टिकल जॉब है। तो ये जो दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती ऑनलाइन डायरेक्टर की। बहरहाल उसको रखने वाले हम हैं, कसूर तो हम लोगों का है, बट ही डज नॉट डिजर्व टू बी पार्ट ऑफ दिस। बट सब पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर्स को भी आजमाने का मौका दिया जा रहा है, गालबन ऐसी खबरें आ रही हैं। तो ये कैसा ऑप्शन होगा कि पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स को बॉलिंग कोच और बैटिंग कोच के लिए रखा जाए? हमारे साथ साबिक कप्तान सलमान भट्ट भी मौजूद थे। आकिब कुरैशी से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। आकिब, बताइएगा जो तल्ख कलामी हुई है कोचेस की और चेयरमैन पीसीबी के दरमियान, और अचानक से चेयरमैन पीसीबी उठकर भी चले गए, उन्होंने ज़्यादा ख़ास तवज्जो नहीं दी, तो आपको क्या लगता है कि बोर्ड उनके साथ कॉन्टीन्यूटी के अंदर पुरइत्माद है, या बस कहता है कि ठीक है जो था वो था, फिर अब अगले कोचेस देखेंगे? देखें, जब ज़का अशरफ साहब जब उन्होंने वर्ल्ड कप में जाने से पहले एलसीसी ग्राउंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने ही उनसे सवाल किया था कि कोचिंग स्टाफ गैर मुल्की रखा गया है, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ के हक में नहीं हूँ। इन्होंने जो रखा था वो नजम सेठी जब साबका चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी थे उनके दौर में रखा गया था, जिनका एग्रीमेंट जो है वो मिकी आर्थर का 3 साल तक का है। तो अब उनको निकालना अगर होगा तो पीसीबी को एक भारी रकम अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके एग्रीमेंट में शामिल है कि अगर पीसीबी उनको निकालेगा तो उनको भारी रकम अदा करनी पड़ेगी जो उनकी तनख्वाह के हिसाब से है। जैसा कि हमने मॉर्निंग मॉर्कल को देखा, जैसे कि हमने इंतजामुल हक को देखा कि वो 25 लाख लेते थे, उनके एग्रीमेंट में शामिल था अगर पीसीबी उनको निकालेगा तो उनको 6 माह का ही तनख्वाह देना पड़ेगी। तो अब ये जो कानूनी मुशावरत जो आज पीसीबी के जो कानूनी मशीर थे वो भी आज आए हुए थे, माइट बी पॉसिबल ज़राए के मुताबिक जो है ज़का अशरफ साहब ने जो है उनसे मुलाकात की हो और उनसे कोई कानूनी लाएअमल पॉइंट्स लिए हों कि हम अगर इनको निकालना चाहें तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, ताकि हमारे पैसे भी नहीं। गुज़श्ता 2 दिनों से जो साबिक क्रिकेटर्स से मुलाकात हुई है, जो खबरें आ रही हैं उसमें मैंने आपको बताया कि यूनुस खान से मुलाकात की गई, मोहम्मद हफीज से मुलाकात की गई, सुहेल तनवीर से मुलाकात की गई, वहाब रियाज से मुलाकात की गई, और जो चीफ सिलेक्टर हैं उनका नाम जो है वहाब रियाज का जो नाम लिया जा रहा है वो फेवरेट के तौर पर लिया जा रहा है, जो कि निगरान पंजाब हुकूमत में वज़ीर खेल भी हैं, तो उनका नाम जो है चीफ सिलेक्टर के लिए फेवरेट करार दिया जा रहा है। इसके साथ सुहेल तनवीर जो है फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर साबिक, वो मेंबर सिलेक्शन कमेटी बन सकते हैं। तो जो ये सारी सिलेक्शन कमेटी का था, इसको ज़का साहब जो है इसके कारकर्दगी से बिल्कुल खुश नहीं है। जैसा कि अभी जो हमने आपको ब्रेक भी किया कि आज थोड़ी सी तल्ख कलामी भी हुई मिकी आर्थर और ज़का साहब के साथ। ज़का अशरफ ने कहा कि हम आपकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं तो हम आपको हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपने हमें हटाना
हटाएं, इस तरह मैं स्पिन बैट्समैन काम नहीं कर सकता। उसके साथ यूनुस खान जो है, जो कि साबिक कप्तान है और 2009 के T20 जो फातिहा हमारी टीम थी उसके कैप्टन है, उनका नाम जो है हेड कोच के लिए फेवरेट करार दिया जा रहा है। तो ये सारा सिनेरियो जो है ये आज का नहीं है। अगर हम बाबर आजम की कप्तानी की बात करें तो 2019 का वर्ल्ड कप हमें भूलना नहीं चाहिए, जब सरफराज अहमद कैप्टन थे, उधर भी हमारी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी और उस वक्त सरफराज अहमद के खिलाफ इस तरह की ही एक कैंपेन चलाई गई थी कि सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो ये पहली दफा नहीं हुआ, ये पहली दफा नहीं हुआ। आकिब, तीनों फॉर्मेट्स के लिए किन प्लेयर्स का नाम जेर गौर है, किन के नाम कुर्रा निकल सकता है कप्तानी के लिए बिलखुसूस हम बात करें तो? देखें, हमने कुछ देर पहले ब्रेक किया था कि शान मसूद जो कि इस वक्त वनडे कप खेल रहे हैं, डोमेस्टिक पीसीबी का डोमेस्टिक सीजन चल रहा है रावलपिंडी में, वहां पर ये वनडे कप खेल रहे हैं और ये कराची की टीम को लीड कर रहे हैं और कराची की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और हमारे सोर्स के मुताबिक शान मसूद को जो है रावलपिंडी से लाहौर बुलाया गया और अब से कुछ देर बाद ही जो है शान मसूद लाहौर पहुंच जाएंगे और जो जराये के मुताबिक है वो लाहौर सीधा पीसीबी के ऑफिस पहुंचेंगे और यहाँ पर वो ज़का अशरफ से आम मुलाकात करेंगे। इसका मतलब पीसीबी ने जो है पहले ही माइंड बना लिया था। जबकि व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करें, आकिब, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। ये बताइएगा कि जो 25 सफ़ात पर मुश्तमिल मैनेजमेंट की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई है उसमें कारकर्दगियों के हवाले से तो जिक्र है, क्या इस बात का जिक्र है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स थे 6 महीने से खिलाड़ियों के जो पेंडिंग थे, जो एक मॉरल सपोर्ट भी होती है और एक आपने जो एक बंदे में एनर्जी होती है कि बंदा अच्छा परफॉर्म कर सके, उनको पूछे पीछे पीसीबी से सपोर्ट हो, इस बारे में भी जिक्र है कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का? जो 25 सफ़ात के मुश्तमिल पर कुछ पेजेस जो हैं हमने जो हमारे सामने से गुजरे, जो उसके पॉइंट्स हमारे सामने से गुजरे, उसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से ऐसा कुछ नहीं था। ताहम जो कोचिस की बात की जाए तो जराये के मुताबिक कोचिस ने इस तरह की एक बात की है ज़का अशरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्लेयर्स का जो ध्यान था, इसलिए जो है वो, मैं तो इसको आगे जाकर बताता हूँ, इसलिए जो है ज़का अशरफ ने जो है बाबर आजम से 1-to-1 मुलाकात करने की ख्वाहिश का इज़हार किया था, क्योंकि कोचिंग के साथ जब कोचिंग स्टाफ के साथ जब मीटिंग थी तो मिकी आर्थर की तरफ से ये एक पॉइंट दिया गया है ज़का साहब को कि जब जो प्लेयर्स जब खेल रहे थे तो उनका ध्यान जो था वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की तरफ था, क्योंकि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड कप के दौरान जो है वो अप्रूव किया गया है और ज़का अशरफ ने डॉक्यूमेंट्स जो है सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के वो इंडिया भिजवाए थे जहां पर खिलाड़ियों ने साइन किया था। तो उससे पहले जो सारा सिनेरियो चला था कि हमारी जो है फीस बढ़ाई जाए, हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए और जो हमारा रेवेन्यू है आईसीसी का, जो पीसीबी रेवेन्यू कमाता है, उसमें से परसेंटेज दी जाए, जिस पर पीसीबी ने अमल करते हुए 3% जो है पाकिस्तान के खिलाड़ियों को दिया था। और उसके बाद जो है कैटेगरी ए के खिलाड़ियों की तनख्वाह जो थी पहले 45 लाख थी, उसके बाद 3% रेवेन्यू जो उनको पीसीबी को मिलना था आईसीसी की तरफ से, वो भी मिला के 60 लाख रुपया कैटेगरी ए के खिलाड़ी की हो गई थी तनख्वाह, जिसमें बाबर आजम, जिसमें मोहम्मद रिजवान और शहीन शाह अफरीदी, ये 3 खिलाड़ी कैटेगरी ए में शामिल थे। तो मिकी आर्थर ने ये पॉइंट उठाया है, जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है कि खिलाड़ी जो थे उनका थोड़ा सा फोकस जो था वो ऑब्वियसली सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की तरफ था। उसके बाद ज़का साहब ने जराये के मुताबिक ये भी कहा है कि हम सेंटर कॉन्ट्रैक्ट को ओवरऑल जो है देखने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ पे इसको लैग करते हैं और इसमें कौन सी चीज़ इंप्रूव की जा सकती है। अब जो है मैनेजमेंट कमेटी क्योंकि चेंज हो रही है, कप्तान चेंज हो रहा है, तो अब टोटली ओवरऑल जो है वो पीसी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चल रही है। तो बहुत शुक्रिया आकिब कुरैशी, आप हमें तफसीलात से। सच सबको पता है, कौन सब कुछ कर रहा था, बोलता कोई नहीं, किसी में हिम्मत नहीं। ये नहीं होगा, ऊपर से हुक्म आया तो नजरसानी दायर कर दें, जब दिल चाहा वापस ले ले। जब खड़े होने की बारी आती है तो सब भाग जाते हैं। फैजाबाद धरना केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, आपने नजरसानी की दरख्वास्त दायर ही क्यों की थी, 4 साल लटकाए क्यों रखा, दरख्वास्तें इतना अरसा क्यों मुकर्रर नहीं हुई, ये सवाल हम पर भी उठता है। शेख रशीद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे किसी ने नहीं कहा था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपसे नहीं पूछ रहे, आपके वकील से पूछ रहे हैं, आप अपने मुल्क से मुखलिस नहीं। फैजाबाद धरना केस। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस हमीदुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने शेख रशीद की नजरसानी दरखास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने शेख रशीद से मुकालमा किया कि आपने नजरसानी की दरखास्त आखिर दायर ही क्यों की थी। 4 साल तक इस केस को लटकाए रखा, जिस पर शेख रशीद ने कहा कि कुछ गलतफहमी हो गई थी, इसलिए दरखास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस बोले कि ये नहीं होगा कि ऊपर से हुक्म आया है तो नजरसानी दायर कर दी। सच सबको पता है, बोलता कोई नहीं, कोई हिम्मत नहीं करता। वकील शेख रशीद ने कहा कि आजकल तो सच बोलना और हिम्मत करना कुछ ज्यादा मुश्किल हो गया है।
है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कोई मजाक नहीं, जब चाहे दरखास्त दायर की, जब दिल किया वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने कहा सबसे पहले हम खुद काबिल एहतसाब हैं। नजरसानी की दरखास्त आ जाती है, फिर कई साल तक लगती ही नहीं, फिर कहा जाता है कि फैसले पर अमल नहीं किया जा रहा क्योंकि नजरसानी ज़ेर इल्तवा है। चीफ जस्टिस ने शेख रशीद से इस्तफसार किया कि आप भी ये सच नहीं बोलेंगे कि नजरसानी का किसने कहा था। शेख रशीद ने कहा कि नजरसानी की दरखास्त दायर करने के लिए मुझे किसी ने नहीं कहा था। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अब ये केस 2 माह बाद सुनेंगे, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि समाअत 20 जनवरी के बाद की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी को इस्तिस्ना नहीं, सबको कमीशन बुला सकता है। हुक्मनामे में कहा गया कि कमीशन अबसार आलम के नाम लिए गए अफराद को भी बुलाने का इख्तियार रखता है। इस दौरान जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि शेख रशीद का नाम ISI की रिपोर्ट में था। शेख रशीद खुद पार्लियामेंटेरियन थे, क्यों ISI के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। बाद अज़ां साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम ने वफाकी हुकूमत के बनाए गए कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या 2 रिटायर्ड अफसरान साबिक DG ISI चीफ जस्टिस या वज़ीर आज़म को बुला सकेंगे, इस पर शक है। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपके शक की बुनियाद क्या है, आप 2 महीने बाद कमीशन का काम देखकर जो कहना हो कह सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपके खदशात गलत साबित हों। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि वो कलमे की कसम खाकर कहते हैं कि उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। एक सवाल के जवाब में बोले चिल्ला तो पूरा हो गया मगर उसके असरात अभी तक हैं। जिंदगी में दोस्ती और दुश्मनी भरपूर निभाई है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट आमद पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चिल्ला तो पूरा हो गया मगर इसके असरात अभी तक हैं। जब इनसे पूछा गया कि आप चेयरमैन PTI के साथ खड़े हैं या हथियार डाल दिए, इस पर शेख रशीद ने कहा कि अल्लाह के फजल से जिंदगी में दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही भरपूर निभाई हैं। एक सवाल के जवाब में बोले कि कलमे की कसम खाकर कहता हूँ मुझ पर 40 दिन तक कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मैं 40 दिन रहा हूँ चिल्ले में, मेरे साथ कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मैंने सारी पुलिस को भी माफ़ किया है, जिन लोगों ने तशद्दुद किया है उनको भी माफ़ किया है। मैं आपको कलमे की कसम खा के कहता हूँ, ये लोगों को वैसी खबरें बनाने का शौक़ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जो CPO जहाँ मुझे ले गया 40 दिन, वहाँ मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। शेख रशीद का कहना था कि सोशल मीडिया पर लोगों को झूठी खबर बनाने का शौक है। घर का ताला खुलवाने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पुलिस समेत सब लोगों को माफ करता हूँ। मुझे बेटे से तनख्वाह न लेने पर हटा दिया गया। 2018 के इलेक्शन में मरियम और मैं जेल में थे, बेगम का इंतकाल हुआ तब भी हम जेल में कैद थे। नवाज शरीफ के गिले शिकवे। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा बेगुनाहों को कत्ल कर दिया गया और वजीर आजम कोयटा नहीं आया। अपने प्यारों की लाशों से लिपट कर रोने वालों के लिए कहा कि ब्लैकमेल कर रहे हैं। गुज़िश्ता 5 साल मेरा नहीं मुल्क का नुकसान हुआ। तब्दीली लाने वाले हसद और गालियां ले आए। नए पाकिस्तान में धरने दिए गए। हमने बिजली की लोड शेडिंग खत्म की, उन्होंने शुरू कर दी। हमें हटाया ना जाता तो पाकिस्तान आज तरक्की याफ्ता मुमालिक में होता। क्या हुआ, क्या हमें कभी नजर खा गई किसी की? मैंने कभी इतनी महंगाई इतनी तेजी के साथ किसी मुल्क में नहीं देखी। 2017 के बाद जब मुझे फारिग कर दिया गया कि मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा वज़ीर आज़म तुम्हारी छुट्टी। 2018 में फिर इलेक्शन हुए और जिस तरह से फिर इलेक्शन से बाहर रहे, मैं जेल में था, इलेक्शन मैं नहीं लड़ सका। वालदा इसकी फौत होती है, ये जेल में होती है। खबर मिलती है जेल में कि आपकी बीवी फौत हो गई है। मैं उनको कहता हूँ कि मैं खुद जाके इनको बताऊंगा। आप जेल वालों को मैंने कहा आप मत जाएं, वो पता नहीं बर्दाश्त कर पाएगी नहीं कर पाएगी, मैं खुद जाऊंगा। फिर मैं जाके इसको बताया मैंने कि आपकी वालदा फौत हो गई। अब इस तरह की खबरें जब जेलों में मिलती हैं, क्या गुजरती होगी इंसानों पे। उसके बाद कोई फिर हमारी हुकूमत कोई रहती है? कोई हमारी हुकूमत नहीं थी, वो बराए नाम थी। तो ये हमने दुख झेले हैं, मुसीबतें बर्दाश्त की हैं। वो जमाना न जाने कहाँ चला गया, किधर चले गए वो दिन। आज लोग तरसते हैं उन दिनों को। किस तरह से हम अपने माहाना अखराजात को भी पूरा करते थे और बचत भी करते थे। आजकल ऐसे जमाने में जहाँ सोना भी महंगा है, रोजमर्रा की अशिया भी महंगी हैं, जहाँ खाने पीने के अखराजात भी बहुत महंगे हैं, बहुत ज्यादा हैं। बच्चों की शादी का तसव्वुर करना भी आजकल लोगों को बड़ा मुहाल लगता है। तालीम महंगी है बच्चों की। ये क्या हो गया है? ये कोई बरकत उठ गई है हमारे मुआशरे से? अहम खबर आपको देंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। विफाकी काबीना ने नजरसानी शुदा हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी दे दी है। काबीना ने बिजली फराहम करने वाली कंपनीज और वापड़ा के अफसरान की मुफ्त बिजली ख़त्म करने की भी मंजूरी दे दी है। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान को मुफ्त बिजली की बजाय नकद रकम दी जाएगी। औरंगजेब काकड़ इस इजलास का अहवाल बताएंगे। जी औरंगजेब। वज़ीर आज़म अनवारुल हक
काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की इजलास अब से थोड़ी कबल ख़त्म हो चुका है। वफाकी काबीना ने सरमाकारी बोर्ड की सिफारिश पर सऊदी अरब और कतर के साथ दो तरफा सरमाकारी माहदों की जो है उस पर मुज़ाकरात की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2024 में तरमीम की मंजूरी दे दी, जिनके तहत जो सरकारी और निजी स्कीम्स के का गैर इस्तेमाल शुदा स्पॉन्सरशिप कोटा सऊदी हुकूमत को वापस कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ सऊदी हुकूमत के कवानीन के मुताबिक हज ग्रुप्स के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी माली इंतजामात के हवाले से एक फुल प्रूफ मॉनिटरिंग सिस्टम का नफाज जो है वो अमल में लाया जाएगा। नई हज पॉलिसी के तहत 10 साल से कम बहुत शुक्रिया औरंगजेब। हैदराबाद के ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर शाहजेब के कत्ल का मामला, पुलिस ने कत्ल में मुलविस मुल्जिम अब्दुल समद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम ने गेमिंग जुनून में आकर नौजवान ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को कत्ल किया था। इसी पर बात करने के लिए सैयद आतिफ अली इस वक्त थाना सचिल कराची में मुल्जिम के हमरा मौजूद हैं। क्यों ये वारदात सरअंजाम दी, घनूना काम सरअंजाम दिया, बताने के लिए हमारे साथ सैयद आतिफ अली मौजूद हैं। जी आतिफ, बताइएगा। जी 9 तारीख की रात हैदराबाद के ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कराची के इलाके सच्चल में जो है कत्ल हुआ था, जिसके बाद जो है जैसी इत्तला मिली पुलिस मौके पर पहुंची थी, शवाहिद इकट्ठे किए गए थे, मुल्जिम वहां से फरार हो गया था। अब जो है मैं सब सच्चल थाने में मौजूद हूं, जो कत्ल का मुल्जिम है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिम मेरे साथ मौजूद है, इससे हवाले से बात करते हैं। मुझे बताओ उस रात किस तरह ये वाक़या पेश आया, किस तरह तुमने उस टैक्सी ड्राइवर को बुलाया था, क्या हुआ था? मैंने उस टैक्सी ड्राइवर को ऑनलाइन बुलाया था। मुझे गेमिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था, गेमिंग कॉल ऑफ ड्यूटी की वजह से ये सब हुआ है। मेरा दिमाग को असलियत और नकलियत में कोई फ़र्क ही नहीं दिखा। तो ये मुझे बताओ, उसको तुमने कत्ल किया, कत्ल करने का मकसद क्या था? वहाँ पे गाड़ी भी मौजूद थी, तुम वहाँ से चले गए थे, क्या हुआ था? गाड़ी में वहाँ से मैंने उसको शूट किया था क्योंकि मुझे गाड़ी चाहिए थी। जी देखें, इसका मुल्जिम का कहना यही है कि इसने गेमिंग के जुनून में आके ये कदम उठाया था। इसने पहले ऑनलाइन टैक्सी बुक करी, टैक्सी बुक करने के बाद जब यहाँ पे सुमेरा चौक के करीब जो है गाड़ी पहुँची तो इसने गाड़ी छीनने की नीयत से जो गाड़ी रुकवाया, उसके बाद जो है जो शाहजेब था लड़का उसके ऊपर फायर किया। फायर करने के बाद जो है जब वो जैसे ही जा भाग हुआ, उसकी लाश को उसने गाड़ी से निकाला, कोशिश करी गाड़ी ले जाने की, लेकिन ट्रैकर की वजह से गाड़ी लेके नहीं जा पाया, जिसमें नाकाम रहा। पुलिस ने टेक्निकल बुनियादों पर मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया, असला भी बरामद कर लिया गया है। मज़ीद तहकीकात का सिलसिला अब जारी है। जी